आज अनुज सिन्हा ने क्या खोया है? बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। एक राज का नेता, एक जननायक आज इनके बीच नहीं है, जिनको इन्होंने जिया। आज तो हम उनकी कहानी बता पा रहे हैं जो इन्होंने किताब में पिरोया है। बोले इसलिए ट्रेन रुकेगा और कार्यकर्ता लोग गए नीचे, ट्रेन रोक दिए। इनका ये बहुत बड़ी घटना है, सामान्य घटना नहीं है। ये उनके पूरे चरित्र को, उनके व्यवहार को बता रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं वो तो सिर्फ दिक्कू को मारने पिटने भगाने। 1975 में जब गुरुजी ने आत्मसमर्पण कर दिया, धनबाद जेल में गए। झगड़ू पंडित जी उनके सहयोगी थे और इतना असर था गुरुजी का जेल में उस समय। उन्होंने कहा, जेलर से बात की, सबसे बात की, डिप्टी कमिश्नर उसमें थे लक्ष्मण शुक्ला, सब बात किए और गुरुजी ने क्या किया कि सब कैदी को बोले कि एक शाम कोई खाना नहीं खाए। ये दो उदाहरण बताता है कि उनके लिए जाति धर्म उसे कुछ नहीं है। वो अद्भुत व्यक्ति है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड का ये योद्धा हमें झारखंड देकर चला गया। शिबू सोरेन की जिंदगी संघर्ष भरी कहानियों से भरी पड़ी है। शिबू सोरेन एक जननेता थे, एक नायक थे। शिबू सोरेन को अगर बहुत करीब से जानना है, बहुत करीब से समझना है, उनके हर एक पहलुओं को छूना है, तो झारखंड के अनुज सिन्हा जी पूरी दस्तावेज है। इन्होंने अपने 40 साल के पत्रकारिता सफर में उनके हर पहलुओं को कवर किया है। उनके आंदोलन से लेकर उनके पीछे और उनकी जिंदगी के संघर्ष को इन्होंने अपने कलम से उनकी किताब दिशोम गुरु शिबू सोरेन में पिरोया है। और शिबू सोरेन को अगर बहुत अच्छे से समझना है तो इनकी ये किताब से बेहतर दूसरी कोई किताब हो ही नहीं सकती। और आज खुद हम अनुज सिन्हा जी से बात करेंगे और वो अनसुनी कहानियां जानने की कोशिश करेंगे, वो संस्मरण जानने की कोशिश करेंगे जो आपने नहीं सुनी, या शिबू सोरेन का सफर आप नहीं जानते। ये किताब इसलिए भी खास है क्योंकि शिबू सोरेन आज भी इसमें जिंदा है। आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो साइन है, ये अनुज सिन्हा सर की जो किताब है दिशोम गुरु शिबू सोरेन, उस पे उन्होंने अपना साइन किया है, उन्होंने अपने हस्ताक्षर यहाँ पे किए हैं। उन्होंने लिखा है, अनुज जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही लिखा है बहुत ही सराहनीय काम। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और हम सब के लिए जीता जागता शिबू सोरेन जी की जिंदगी और उनका ये सफरनामा, इनसे जुड़े तथ्यों को, इनसे जुड़ी कहानियों को जानने की कोशिश करेंगे अनुज सिन्हा सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले सर तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई एक संस्मरण जो अभी इस वक्त आपको याद आ रहा हो जब गुरुजी हमारे बीच नहीं है। गुरुजी से बहुत लंबा संबंध रहा, एकदम आत्मीय संबंध, और बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। जमशेदपुर में जब हम थे उन दिनों, जैसे ही जाते जमशेदपुर, उसके बाद वो खोजते कि कहाँ है अनुज, बुलाओ, बात करेंगे, जरा बात करेंगे। क्या बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं, उससे मिलेंगे। गुरुजी को हमेशा भरोसा होता था कि ये लड़का जो है वो सही राय देगा, मतलब सच सुनने, जो आज की राजनीति में नहीं होता है, सच सुनने की उनमें क्षमता थी। तो कई घटनाएं हैं। एक घटना बताते हैं कि अलग राज्य का विधेयक पारित हो चुका था अगस्त में, और 15 नवंबर को सरकार बनी थी। इसके बीच का मामला है, दिल्ली जा रहे थे, वो जाना था गुरुजी। यहाँ से हटिया हावड़ा से वो गए जमशेदपुर, और रात हो रही थी उस समय। हटिया हावड़ा पहुंचती रात में 2 बजे के आसपास पहुंचती है जमशेदपुर। वहां से कलकत्ता जाना था, कलकत्ता से वो फ्लाइट से जाते दिल्ली। अचानक क्या हुआ कि भाई सबको मानता था कि पहले मुख्यमंत्री बनेंगे गुरुजी। उस समय शिबू सोरेन जब पहुंचे और स्टेशन पर टाटा में जब नारेबाजी हुई, दिशोम गुरु जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद हुआ है, तो उनकी नींद खुल गई। उस वक्त पूछे कि कहाँ पहुंचे, तो सबने बताया कि टाटा आ गए हैं गुरुजिया। अरे टाटा पहुंच गया, अनुज यहीं पर है, जरा बुलाओ तो बात करेगा। तो सब बोला कि गुरुजी अभी 2 बज रहा है रात, इतना रात, इस समय कहाँ से लाएंगे? तो बोले आप ट्रेन में हैं। बोले इसलिए ट्रेन रुकेगा
और कार्यकर्ता लोग गए, नीचे ट्रेन रोक दिए, हमको वहां से खबर गई। हमारे एक सहयोगी थे संजीव भारद्वाज, रिंटू, उनको फोन गया कि जल्दी से है अनुज भैया को लेकर आओ, सब पाटिल ने कहा। हमको बाइक पर बैठा के वो रात में आया और जल्दी से ले गया ट्रेन की बॉगी में। उसका फोटो भी इस किताब में है। ट्रेन में जब हम बात कर रहे हैं तो गुरुजी थे, उनकी पत्नी रूपेश्वर जी थी। गुरु जी से कई बातचीत हुई कि आगे क्या कदम करना चाहिए, उस पर वो राय ली हमसे। तुम्हारी राय क्या क्या तुम बता दो अपना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सोचिए, एक आदमी, हम क्या उनके सामने, गुरु जी के सामने एक अदना सा पत्रकार, इतना भरोसा रहा कि हमसे वो बात करने के लिए ट्रेन रुकी रही। ये सब जिक्र है। तो ये अद्भुत था, जिस पर भरोसा करते थे, आंख मूंद के करते थे। तो ये बड़ी अजीब घटना थी, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। सर, आपकी ही किताब में मैंने पढ़ा है कि जब वो जेल में थे तो एक महिला को छठ करने में उन्होंने मदद की, साथ ही एक महाजन के बेटे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। जिस महाजन से उनकी लड़ाई रही, उनके बेटे को ही उन्होंने पढ़ाया और आगे तक बढ़ने में मदद की। इनका ये बहुत बड़ी घटना है, सामान्य घटना नहीं है। ये उनके पूरे चरित्र को, उनके व्यवहार को बता रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं वो तो सिर्फ दिक्कू को मारने पिटने भगाने, नहीं, गुरुजी अलग तरह के इंसान रहे। उनकी टीम में जितने लोग रहे, बड़ी संख्या में वो लोग रहे जिनका संबंध झारखंड से नहीं था, तो वो भेद करते ही नहीं थे है। और उसका उदाहरण है 1975 में जब गुरुजी ने आत्मसमर्पण कर दिया, धनबाद जेल में गए। झगड़ू पंडित जी उनके सहयोगी थे, वो भी जेल गए थे। तो झगड़ू पंडित जी ने इस बात को बताया था कि जेल में जब गए तो एक गीता नाम की महिला थी, वो छठ का गीत गा रही थी। तो गुरुजी समझ नहीं पाए, इनको लगा कि कोई महिला दर्द है उसके अंदर में, वो अपने व्यक्त कर रही है। तो पूछे, अरे झगड़ू, ये महिला क्या कर रही है, क्यों ये तकलीफ में है? नहीं गुरुजी, ये गीत गा रही है छठ का, बताया गया है, क्योंकि वो हर साल छठ करती थी, इस बार जेल में है, गीता नाम था, तो वो छठ नहीं कर पा रही है, तो वही वो गीत गाकर कर रही है। तो छठ काहे नहीं कर पा रही है? तो गुरुजी, जेल में छठ कैसे होगा? बोले कि उसको बोलो कि छठ होगा, जेल में होगा। कितना प्रभाव था, ये जानते हुए कि वो महिला बिहार की है, कोई मतलब नहीं उसे, बोले छठ होगा। और इतना असर था गुरुजी का जेल में उस समय। उन्होंने कहा, जेलर से बात की, सबसे बात की, डिप्टी कमिश्नर उस समय थे लक्ष्मण शुक्ला, सब बात किए। और गुरुजी ने क्या किया कि सब कैदी को बोले कि एक शाम कोई खाना नहीं खाएगा, एक शाम, और खाना जब नहीं खाएगा उससे जो पैसा बचेगा वो पैसा को आप दे दीजिए और वो पैसा से छठ कराएंगे। तो उस पैसे से छठ हुआ। जेल के अंदर गुरुजी ने एक बिहारी महिला को छठ कराने की सारी व्यवस्था करवाई और छठ हुआ। ये इंडिकेशन है। दूसरा आपने बताया संजीव के बारे में, वो संजीव थे महाजन के बेटे। संजीव, जब आंदोलन चला, धनकटनी आंदोलन, तो खेत को तो काट दिया गया, धान काट लिया गया। तो संजीव के परिवार के जो लोग गए थे वो बोले कि गुरुजी, आप तो सब कुछ हो गया, मेरा कुछ बचा नहीं है, हम भी आपका आंदोलन भाग लेंगे है। उनको बड़ा खराब लगा गुरुजी को कि क्या दिक्कत हुई, ये परिवार तकलीफ में है। तो फिर बोले कि तुम्हारे परिवार को अगर तबाह हुआ है मेरे कारण है, और तुम लोग सुधर गए हो तो तुम लोग का जीवन हम ही आबाद करेंगे। ताजुब की बात, गुरुजी के बड़े भाई गुरुजी के भाई नहीं, जो संजीव के बड़े भाई मुरलीधर नाम था, उनको बुलाए और बताया। उन्होंने संजीव को अपने पास लिया। अब बोले कि ये तुम्हारा भाई है, इसको हमको दे दो, इसको हम ले जाएंगे। वो लोग घबरा गए, तो बोले इसको हम ले जाकर इसको आदमी बनाएंगे। आदमी बनाने का मतलब होता है कि इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। गुरुजी ले गए, नाम लिखाए जाके, पहले गिरिडीह में, वहां से बीए करवाए, फिर दिल्ली ले गए, वहां से लॉ करवाए। लॉ करवाने के बाद जेठमलानी से मिले और उनको जाकर कहें कि इसको बड़ा वकील बना दीजिए। वो लंबी कहानी है। उनको वकील बनाए और सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, और वही संजीव इनको पिता तुल्य मानते रहे, सारा केस लड़े। तो ये गुरुजी का ये दो उदाहरण बताता है कि उनके लिए जाति धर्म उसे कुछ नहीं है। वो अद्भुत व्यक्ति है। वो व्यक्ति अगर डिजर्व करता है तो उसकी सहायता के लिए कहीं तक चले जाते, किसी लेवल पर। ये दो उदाहरण। सर, आपने बताया कि एक पत्रकार, वो भी अदना पत्रकार के लिए ट्रेन रुकवा दी उन्होंने। लोग उनके छवि के बारे में बोलते हैं कि वो किसी से चिल्ला के बात नहीं करते थे, आक्रोशित नहीं होते थे, सबसे वो मतलब प्यार से ही बात करते थे। सर, आपने उनके पूरे आंदोलन को भी देखा, कुछ आंदोलन से जुड़े ऐसे प्रसंग रहे जो आपको याद आ रहा है या जो बताना चाहिए दर्शकों को? ये
गुरुजी ही बताएं, हम पता नहीं इस किताब में हम जिक्र उसका कर पाए कि नहीं, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। जी। एक बार गुरुजी बताएं कि आईक्यू है ना, कितना उनका तेज, लोग जो लोग कहते हैं कि भूल जाते थे, ये कुछ नहीं है, इतना शार्प ब्रेन के आदमी गुरुजी बता रहे थे कि एक बार वो पलमा में थे। जी। पलमा पारसनाथ की तराई में पहाड़ी के बीच में एक गांव होता था है। तो वो बोले कि हम रात में आराम कर रहे थे, नहीं, कुछ खा रहे थे। तो जैसे ही खाना निकाले, एक आध कोर खाना खाए कि इसी बीच कुत्ते के भौंकने की काफी तेज आवाज आई है, बहुत तेज से। गुरुजी ने खुद कहा, बताया कि तुरंत सोचे कि इस जंगल में, यहाँ पर पहाड़ के बीच में इस तरह कुछ है, कुत्ता यहाँ पर क्यों भूखा, अभी कुछ नहीं है, तब जरूर कुछ गड़बड़ है। वो क्या किए कि छोटी सी खिड़की थी जिसमें दरवाजा नहीं था उस समय, वो सब पल्ला लगा हुआ था। गुरुजी उठे और दरवाजा इधर नहीं खोले, मेन दरवाजा, वो खिड़की से कूद कर बाहर निकल गए। बाहर कूद कर, तो पहाड़ जंगल है, वहां से देख रहे हैं, नीचे से है, तब तक देख रहे हैं कि पुलिस ने पूरे उनके उस जिस कमरे में झोपड़ी टाइप का था उसको पुलिस ने घेर लिया। तो इनका दिमाग कितना तेज चला, वो समझ गए कि जब कुत्ता भूख रहा है इसका मतलब कोई अपरिचित व्यक्ति वहां पर आया है और जरूर कोई खतरा है। तो खतरे को भांप लेते थे गुरुजी। तो ये घटना कहीं जिक्र नहीं हुआ था। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कई बार गुरुजी को मारने का प्रयास भी किया गया, वो बचते गए। आपकी किताब में ये जिक्र देखा है सर कि जब वो महाजनों के खिलाफ आंदोलन छेड़े थे तो बाइक के समेत वो बराकर नदी में कूद गए थे। और उसके बाद शायद उनको, जब वो नदी से बाहर आए तो उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि दी गई थी। कई बार एक कहानी है, क्या होता है कि वो तैर कर निकल गए। गुरुजी हर चीज में मारते हैं करते थे। सबसे बड़ी बात है कि कैसे लोग आदर्श मानते थे हैं? वो लोग ये मानते थे कि गुरुजी आज यहाँ है, कल वहाँ है, तो वैसा नहीं होता था। गुरुजी तो एक ही जगह रहते थे, लेकिन इनका क्या प्रभाव था, हर कोई गुरुजी जैसा बनना चाहता था। तो गुरुजी की दाढ़ी उस समय जब होती थी हुई है, तो कई लोग क्या करते थे, दाढ़ी बढ़ा कर रखे थे। उसका फायदा क्या मिलता कि लोग, पुलिस समझ ही नहीं पाती थी जो अधिकारी है कि असली शिबू सोरेन कौन है। उनमें खास तौर पर पोखरिया आश्रम जो चलाते थे उनका एक था। आप इधर देखें कि विद्युत महतो जो अभी एमपी बने हैं, भाजपा से एमपी हैं, जमशेदपुर से, वो भी दाढ़ी रखते थे। तो कई लोगों को, कम से कम 10-12 लोग ऐसे थे संथाल परगना और गिरिडीह और धनबाद के आसपास में जो गुरुजी जैसी दाढ़ी रखते थे। तो पुलिस हमेशा कंफ्यूजन में रहती थी, कंफ्यूज करती थी कि कौन असली शिबू सोरेन है, इसलिए कोई पकड़ा नहीं पाई थी। आंदोलन के समय गुरुजी को पुलिस पकड़ा नहीं पाई थी। गुरुजी ने अंतिम में जब रिक्वेस्ट किया, के बी सक्सेना गए, फिर लक्ष्मण शुक्ला गए, तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया और तब उन्होंने सरेंडर कर वो मुख्य धारा में आए और फिर जनसेवा के काम में लग गए। सर, उनके जिंदगी में एक दुख की घड़ी भी आई जब उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन इस दुनिया में नहीं रहे। वो पल वाकई में एक ऐसा पल था जिसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस पल से वो कैसे बाहर निकले, इस दुख की घड़ी से वो कैसे बाहर निकले? देखिए, अगर और देखें, चर्चा हुई थी जब दुर्गा सोरेन जी के डेथ के बाद गए थे, घर पे गए थे मिलने के लिए गुरुजी से। तो एक वो समय था जब गुरुजी को लोग पकड़ कर लाए थे, रूम से टूट गए थे। याद है कि उन्होंने कहा था कि दुर्गा नहीं रहा, चला गया। ये मतलब जैसे ही हमको देखे तो उन्होंने यही वाक्य कहा था। हम थे, मिस्टर आर.के. दत्ता मेरे साथ थे और एक दो और लोग थे। प्रभात खबर की मेरी टीम गई थी उनसे मिलने के लिए। बोकारो वाले घर में गए थे, एकदम टूटे हुए गुरुजी थे। गुरुजी में एक अद्भुत गुण है, वो बहुत अंदर से मजबूत व्यक्ति है। वो नियति कुमार के महाराज गुरु ने जो किया, ये उसकी मर्जी है, हमारा कुछ नियति पर नहीं चल सकता है। उन्होंने तय किया कि अब अगर दुर्गा चला गया तो दुर्गा का जो काम है, उस काम के बल पर हम दुर्गा को जिंदा रखेंगे, याद रखेंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। एक वो, दूसरा कहा कि परिवार का एक हिस्सा, ये सिर्फ दुर्गा ही हमारा बच्चा नहीं था, हमारे पास अनेक बच्चे हैं, हजारों लाखों बच्चे हैं। तो उन्होंने पूरे झारखंड को अपना परिवार माना था। तो दुख के उस बेला में जो गुरुजी अपने मित्रों के, झारखंड के लोगों के, परिवार के लोगों को, सब को जो प्यार देते थे, स्नेह देते थे, उसमें वो दुर्गा की छवि देखते थे बच्चों में। तो उनको संकट से निकालने में वो जो उनका गुण था वो बहुत काम आया है। आसान काम नहीं था। दुर्गा को बहुत मानते थे दुर्गा सोरेन को। और दुर्गा सोरेन भी बाय बॉर्न लीडर, अद्भुत गुण उसमें था। और फिर तो हेमंत सोरेन जी ने सारा कुछ संभाल लिया है।
अभी एक चीज का जिक्र करना पड़ेगा है कि हम हाल के दिनों में ऐसा नहीं देखे हैं, ऐसा यानी कि बहुत तारीफ कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी की है, जिसने 21 या 22 जून होगा ना, हाँ, है 21 उस समय से लगातार, है ना, अगर राज्य के प्रति आपका धर्म है तो पुत्र होने के प्रति भी आपका धर्म है। एक योग्य पुत्र क्या कर सकता है, सारा काम छोड़कर रात रात भर वो हेमंत सोरेन जी खुद अस्पताल में वहां पर देखना जाना चला है। जरूरत पड़े तो झारखंड भी आ रहे हैं, यहाँ भी काम संभालना बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन वो पुत्र का दायित्व वो बहुत बखूबी निभाए। ईश्वर ऐसा बेटा हर कोई को दे। सर, जो अभी का वक्त है, शिबू सोरेन चले गए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वाकई में अपूर्णीय क्षति है। हेमंत सोरेन से जुड़े तथ्यों को कैसे देखते हैं कि उनके ऊपर से उनका साया उठ गया, साथ ही जो राजनीतिक पहलू थे, एक मजबूत पिलर के तौर पे उनके पीछे खड़े थे, अब वो साया नहीं रहा। देखिए, पार्टी को तो गुरु जी ने अपने रहते ही बहुत मजबूत कर लिया और पार्टी की जिम्मेवारी भी धीरे धीरे करते करते हेमंत सोरेन जी को दे दी। तो संगठन कैसे चलता है, सरकार कैसे चलती है, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने को है। उनका एक सिस्टम बनाया हुआ है गुरु जी का, वो उस पर चलेगा। कहाँ अंतर पड़ेगा? सबसे बड़ा अंतर पड़ेगा है कि जो डिस्प्यूट कभी हुआ, कभी कोई निर्णय हुआ, कभी असमंजस में हुआ, कभी अनुभव का लाभ होना हुआ, तो हेमंत सोरेन जी के ऊपर में हमेशा था कि बाबा हैं संभाल लेंगे, बाबा हैं। वो चीज, वो कमी हमेशा खलेगी। पार्टी के नेताओं में कई लोग ऐसे रहे जो पार्टी छोड़कर चले गए, तो गुरुजी हैं, कोई किसी भी दल में रहे, तो गुरुजी के प्रति जो रिगार्ड रहा तो वो आज भी बना हुआ है। तो जो कहाँ अंतर पड़ेगा? नुकसान वहां पड़ेगा होगा है जहां पे अनुभव की बात होगी और इस दौर से निकलने की बात होगी, सबको साथ लेकर चलने की बात होगी, होता है, तो वहां पर थोड़ी सी परेशानी होती है। सो है। दूसरा है कि एक अभिभावक घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बैठे हुए हैं, दादाजी हैं, तो दादाजी क्या है कि एक बार बोल दिए तो फाइनल डिसीजन होता था। कोई भी चीज है, आप माने ना माने, आपका विचार कुछ भी हो, उनकी बात को मानते थे। तो अब झारखंड में वैसा कोई व्यक्ति बचा नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, बाकी में जिसकी बात को हर कोई सुनता है। तो शिबू सोरेन के प्रति जो आदर था झारखंड के लोगों का है, जो सम्मान था, जो बोल दिए चलो वो आदमी, हम सहमत हो या ना हो उनकी बात को मानेंगे, तो वो एक समय लगेगा करने में है। और जहां तक था कि इन्होंने जो आंदोलन में जो योगदान दिया, जो अभियान चलाया, जो अलग राज्य दिलाया, जो संघर्ष किया 40 साल तक है, जो सामाजिक आंदोलन किया, उसकी तो भरपाई संभव ही नहीं है, वो तो हो नहीं सकती। जी सर, जब जेएमएम पार्टी का गठन हो रहा था, उससे जुड़ते आंदोलन की कड़ियों पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि कैसे पार्टी का गठन हुआ और आंदोलन? देखिए, उस समय 3 लोग थे। शिबू सोरेन ये सुनो संथाल समाज चलाते थे, संथालों के बीच में था, बाद में आदिवासी सुधार समिति बनी। उधर से विनोद बिहारी महतो कुर्मी समाज, महतो समाज के लिए उत्थान के लिए वो शिवाजी समाज चलाते थे, और लेबर मजदूरों के लिए कोयलांचल में अभियान जो आंदोलन करते थे वो थे एके राय। तो ये तीनों में कहीं भी अलग राज्य का मामला था ही नहीं। ये 72 की बात है 73 में पहला अधिवेशन हुआ था। लोग कंफ्यूज करते हैं 72-73, तो 72 में तय हुआ कि अगर सबको मिल जाए, तीनों को मिल जाए, तो एक बड़ा झारखंड आंदोलन अलग राज्य के लिए बन सकता है, जो बीच में कमजोर पड़ गया था। आंदोलन चलाया था जयपाल सिंह, लेकिन वो आंदोलन कमजोर पड़ गया था क्योंकि कांग्रेस में विलय हो गया था, और एक धड़ा एनी होरो के नेतृत्व में वो जिंदा रखे हुए थे, वो थे बाबुल सुमरई थे, चल रहा था है। तो इन्होंने तय किया, तीनों ने तय किया, और उसी समय जेएमएम बना। बाद में विनोद बिहारी महतो अलग हो गए, फिर धीरे से एके राय अलग हो गए हैं, फिर शिबू सोरेन ने अपने बल पे, अपने बाकी लोगों के बल पे उसको आगे बढ़ाया, निर्मल महतो को जोड़ा है, बाकी लोग तो जुड़े ही थे, सारे लोग थे हैं, इस आंदोलन को फैलाया, और जिसने अलग राज्य की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सर, शिबू सोरेन आपसे हर बात साझा करते थे? नहीं, हर बात क्यों करेंगे? जैसे हम संस्मरण की बात करें सर, जैसे एक वाकया आता है आपकी ही किताब में, जब उनको लोग भगोड़ा कहने लगते हैं, तो उसको लेकर आपका सवाल था उनसे, तो वो सबसे, चूंकि पुलिस उनको उस वक्त ढूंढ रही थी, लेकिन उन्होंने आपको बिठाया, और जब पुलिस उनको पहचान नहीं पाती थी, सभाओं में वो चले जाते थे, तब आप उनसे मिले, और आपने जब इनसे सवाल किया था, तब उनका रिएक्शन क्या था सर? कैसे उन्होंने जवाब दिया? क्या था, बड़ा इत्मीनान थे। जब हम मिलने गए थे ना, जिस समय पूरे देश की पुलिस उनको खोज रही थी, हम मिलने चले गए। लेकिन आज आप ये पूछोगे कि कौन सा गांव था, हम गांव ही नहीं जानते हैं, इसलिए कि जो कुछ लोग हमारे लोग थे उस समय है, जो कि
जेमे में भी पूरी बात को समझते थे जो है। तो उन लोगों ने हमको एक जगह बुलाया, वहां से ले गए, अपने अंदर ले गए हैं। गुरु जी के चेहरे पर, उसमें की तस्वीर भी मेरे पास होगी है, कोई तरह का भाव नहीं, आराम से पूछे, बोले कि कोर्ट का निर्णय आने दो, हम यहाँ पर हैं रे बाबा, चिंता कुछ नहीं करना है, हम सुरक्षित हैं, निकलेंगे, सब कुछ कानून के अनुसार होगा। तो वो था, वो भरोसा था, किसी और को तो नहीं बुलाया। हम लोगों ने अप्रोच किया, उनको अप्रोच भी नहीं किए, सीधे पहुंच गए उनके पास। वो देख कर चौंक गए थे, गए, इतना भरोसा था कि ये आदमी आएगा ना तो माया का दया नहीं करेगा। ये नहीं कि एक बार देख कर आए और पुलिस को खबर कर रहे हैं कि गुरुजी वहां छिपे। वो मेरा काम भी नहीं है, न मेरा काम है, न किसी पत्रकार का काम है। पत्रकार अपना धर्म निभाए ईमानदारी से, बस, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो था, तो भरोसा था गुरुजी का है हमें। हम सौभाग्यशाली रहे कि गुरुजी जैसे व्यक्ति का स्नेह हमको मिलता रहा। आज अनुज सिन्हा ने क्या खोया है? उन्होंने उनकी जिंदगी को अपने कलम से पिरोया, उनकी जिंदगी को पूरा किताब में जिया। आज अनुज सिन्हा ने क्या खोया है? तो अनुज सिन्हा सर, जिनको आप अभी सुन रहे थे, इनके आंखों में आंसू है, क्योंकि एक दोस्त, एक राज का नेता, एक जननायक आज इनके बीच नहीं है, जिनको इन्होंने जिया। आज तो हम उनकी कहानी बता पा रहे हैं, जो इन्होंने किताब में पिरोया है अपने कलम से, लेकिन इन्होंने उस पल को जिया है। आज वो गुरुजी इनके बीच नहीं है, हम सबके बीच नहीं है, उन्होंने झारखंड को ही अलविदा कह दिया है। तो शिबू सोरेन से और जुड़ी कहानियों को हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। शिबू सोरेन आज शाम रांची पहुंचेंगे, उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा। उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम नेता पहुंचेंगे। अनुज सिन्हा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनकी आंखें नम हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और शायद हमारे पास भी शब्द नहीं है कि हम इन्हें ढाढ़स बंधा पाएं, क्योंकि गुरुजी का जाना वाकई में दुखदाई है। न सिर्फ हमको, मेरा बेटा आदित्य है, जब किताब का विमोचन हो रहा था तो उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे। तो आदमी जोड़ता है उन चीजों को परिवार की तरह। शुक्रिया सर।